Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do Unit 4 of Industrial Law. In the previous video we have already covered from Unit 1 to Unit 3, and if you all want to watch the video please check out the playlist. So question number 1 is explain the object of Payment of Bonus Act 1960 and to which establishment is the Payment of Bonus Act applicable. देखिए इस एक्ट को बनाने का क्या उद्देश्य है और ये जो एक्ट है ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है. द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल बाय अलाउइंग द एम्प्लॉय टू शेयर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉफिट अर्न बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय कैपिटल मैनेजमेंट एंड लेबर. जो कैपिटल मैनेजमेंट एंड लेबर के कॉन्ट्रीब्यूशन से, कैपिटल इन द सेंस वो अमाउंट जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है, मैनेजमेंट इन द सेंस कि उसके राइट प्लान और राइट एग्जीक्यूशन से, एंड लेबर इन द सेंस कि उन्होंने जो हार्डवर्क दिया है इन द फर्म इन द प्रोडक्टिविटी. तो इन तीनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन से फर्म को फायदा हुआ है उस फायदे में से एक हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ बोनस एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिससे उसकी ये जो प्रोडक्टिविटी है ये इसी तरह बनी रहे और इन फ्यूचर भी फर्म को जो है फायदा होता रहे. राइट. So the payment of bonus act is applicable to every factory और every other establishment employing 20 or more person. तो ये जो एक्ट है ये उस हर एक फैक्ट्री पे लगता है, उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर लेबर काम करते हैं. राइट. द गवर्नमेंट कैन हाउएवर अप्लाई द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20 बट नॉट लेस देन 10 पर्सन. गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस एक्ट को उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी अप्लाई करा सकती है जहाँ पर 20 से कम लोग काम करते हैं लेकिन 10 से ज्यादा है. राइट. An establishment to which the payment of bonus act apply shall continue to be governed by the act irrespective of any fall in the number of person employed therein. यानी अगर ये एक्ट एक बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लगना चालू हो गया तो इवन आफ्टर दैट अगर उनकी जो एम्प्लॉय की संख्या है वो 20 से कम भी हो जाती है तो ये एक्ट लगना बंद नहीं होगा. राइट. ये लगता रहेगा, कंटिन्यू. Define the following term under the Payment of Bonus Act 1965. Number 1, सैलरी और वेजेस. देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 221 इन द पेपर अगर ऐसा हो कि आपको सेक्शन याद ना आए सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गलत सेक्शन लिखने से अच्छा है कि आप उसकी जगह लिखे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ और आगे उस एक्ट का नाम. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सैलरी एंड वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन अदर देन द रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क capable of being expressed in terms of money, which would, if the term of employment expressed or implied were fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment. यानी सैलरी और वेजेस का मतलब होता है वो सारा रिम्यूनरेशन जिसके अंदर आपका ओवर टाइम वर्क का रिम्यूनरेशन भी इंक्लूडेड है, जो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है एक एम्प्लॉय को दिया जाएगा और जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड इन द सेंस इन रिटर्न, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन के जेस्चर से ये बात क्लियर है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है तो इन रिटर्न उसको कुछ पैसा दिया जाएगा. तो वो पैसा, वो रिम्यूनरेशन आपका सैलरी और वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है. राइट. And it includes dearness allowance, that is all cash payment by whatever name called paid to an employee on account of a rise in the cost of living. और इसके अंदर dearness allowance यानी जिसको आप महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, ये बेसिकली वो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है इन द कंडीशन कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें महंगाई हो गई है. तो सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका कुछ अमाउंट बढ़ा दिया जाता है. राइट. जिससे कि वो अपनी जो डेली नीड है उनको फुलफिल कर सके. तो ये जो डियरनेस अलाउंस होता है ये भी आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है. राइट. बट द टर्म एक्सक्लूड, लेकिन इसके अंदर जो चीजें नहीं आती, any other allowance which the employee is for the time being entitled to, कोई भी other allowance other than dearness allowance, the value of any house accommodation, अगर house accommodation से related कुछ expenditure कंपनी ने आपको provide कराए हैं, और of supply of light, water, medical attendance, इन सब के अगर charges हैं, light, water, medical attendance, इन सब से related अगर कोई भी खर्चा कंपनी ने आपको दिया है
और अदर एमेनिटी ऑफ एनी सर्विस, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कुछ अमाउंट दिया है, और एनी कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन रिलेटेड टू फूड ग्रेन और एनी अदर आर्टिकल। तो ये जितना भी अमाउंट रिलेटेड टू फूड सप्लाई, लाइट, वाटर, ये सारा अमाउंट आपकी सैलरी और वेजेस का पार्ट नहीं होता। एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, अगर आप किसी कंपनी के काम से ही बाहर जा रहे हैं और इन रिटर्न कंपनी ने आपको कुछ अमाउंट दिया है कि आप अपना खर्चा निकाल लेना ट्रैवलिंग का, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपका सैलरी और वेजेस में इंक्लूड नहीं होता। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और एनी फॉर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन करती है इन द फॉर्म ऑफ पीएफ कट करना, तो वो जो पीएफ का अमाउंट है वो भी आपका सैलरी और वेजेस का पार्ट नहीं होता। एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एनी ग्रेचुइटी और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू द एम्प्लॉय और एनी अदर एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू हिम, इन द सेंस कि अगर कोई एम्प्लॉय आपकी रिट्रेंचमेंट यानी रिट्रेंच होता है कंपनी से निकलना, उसके बावजूद अगर उस समय उसको कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है, देन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सेकंड, ग्रेचुइटी इन द अमाउंट की वो अमाउंट जो फॉर द अप्रेजल पर्पस किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है, इफ ही इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 7 to 8 years, तो वो अमाउंट को भी सैलरी और वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। उसके बाद आता है एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, अगर कोई भी कमीशन दिया गया है एम्प्लॉय को तो वो भी आपका सैलरी और वेजेस का पार्ट नहीं बनता। इट मे बी नोटेड दैट वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन इन ल्यू ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द सैलरी और वेज पेबल टू हिम फ्री फूड अलाउंस और फ्री फूड बाय हिज एम्प्लॉयर, सच फूड अलाउंस और द वैल्यू ऑफ सच फूड शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी और वेज फॉर सच एम्प्लॉय। लेकिन अगर कंपनी की कैंटीन से यू आर ईटिंग फ्री फूड, यानी आप जो भी इनटेक कर रहे हो फूड का, उसका जो खर्चा है वो आपकी सैलरी का पार्ट होता है और आपको सैलरी देते वक्त वो अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन द सेंस कि वो अमाउंट भी आपका सैलरी का खर्चा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक महीने का 500 रुपीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन डिडक्ट करती है फ्री फूड के लिए, राइट। अगर आप इनटेक कर लो एक महीने में कितना ही फूड, तो उसके लिए एक फिक्स चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ जो आपकी सैलरी और वेजेस का हिस्सा होते हैं, राइट। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये आपकी सैलरी और वेजेस का पार्ट माने जाते हैं, राइट, ओके। उसके बाद आता है अकाउंटिंग ईयर। सेक्शन 2(1) ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग ईयर टू मीन इन रिलेशन टू अ कॉर्पोरेशन द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच द बुक एंड अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेशन आर टू बी क्लोज्ड। अकाउंटिंग ईयर बेसिकली वो दिन होता है जिस दिन आपकी कंपनी के जितने भी बुक्स हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं, रिलेटेड टू आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, राइट। In relation to a company, the period in respect of which any profit and loss account of the company laid before it in annual general meeting is made up, whether that period is a year. Basically वो year जिसमें आप annual general meeting में अपनी organization का सारा profit and loss account present करते हो for the future decision making, तो वो जो particular year होता है वो आपका accounting year कहलाता है। In any other case, the year commencing on the first day of the April, basically हमारा जो accounting year होता है वो 1st of April से शुरू होता है और 31st of March को जो है उसका एंड होता है, राइट। If the account of an establishment maintained by the employer thereof are closed and balanced on any day other than of 31st day of March, then at the option of the employer, the year ending on that day on which its accounts are so closed and balanced. कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑन टाइम अपने जो अकाउंट्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाती, लास्ट डेट को मीट नहीं कर पाती, तो अगर उसके बाद कुछ दिन बाद लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 ऑफ अप्रैल को उनके अकाउंट क्लोज होते हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो डेट यानी 6th या 7th ऑफ अप्रैल को एंडिंग डेट माना जाएगा और उस ड्यूरेशन को एज एन अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा, राइट। लेकिन प्लीज नोट दैट एन ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर अंडर पैराग्राफ 3B कैन नॉट अगेन बी एक्सरसाइज्ड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड अपॉन सच कंडीशन एज दैट अथॉरिटी में थिंक फिट। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न परमिशन, अगर आपको टॉप अथॉरिटी से रिटर्न परमिशन मिल जाती है, ओनली ऑन दैट बेसिस आप उस डेट को एज अ लास्ट डेट मान सकते हो अकाउंटिंग ईयर की, राइट। अदर देन आप उसको नहीं मान सकते। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर।
Section 214 of the Payment of Bonus Act define the term employer to include in relation to an establishment which is a factory, the owner or occupier of the factory including the agent of such owner or occupier। यानी जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, इन रिलेशन टू मतलब फैक्ट्री के लिए काम करते हैं। द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के ओनर हो सकते हैं या जो उस फैक्ट्री को संभालते हैं, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर, ओनर और ऑक्यूपायर के वो एजेंट जो उनके द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं उनके बिहाफ पे, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड ओनर और ऑक्यूपायर, एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर सेक्शन 7 क्लोज 1 सब क्लोज एफ ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द पर्सन सो नेम्ड। यानी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आफ्टर द डेथ ऑफ ओनर, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, उसका मेजर सन, उसका कोई रिलेटिव, राइट, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। और वो एक पर्सन जिसको एज अ मैनेजर की डेफिनेशन में रखा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ फैक्ट्री एक्ट, तो वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। तो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में बेसिकली ओनर और ऑक्यूपायर, ओनर और ऑक्यूपायर का एजेंट, ओनर और ऑक्यूपायर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और ओनर एंड ऑक्यूपायर का अगर ओनर एंड ऑक्यूपायर को इन द सेंस उसको मैनेजर की टर्म में रखा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, तो वो सारे लोग जो है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद है इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, या ऐसे लोग जिनकी अथॉरिटी यानी जिनकी पावर चलती है, राइट, वो लोग जो है एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं। एंड वेयर द said affair are entrusted to a manager, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग एजेंट, या जो हमारे मैनेजर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, या जो मैनेजिंग एजेंट होते हैं, वो भी हमारे एम्प्लॉयर के कैटेगरी में आते हैं, राइट। उसके बाद है एम्प्लॉय। देखिए सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डिफाइन द टर्म एम्प्लॉय टू मीन एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस। एम्प्लॉय मतलब वो कोई भी पर्सन जो कि अप्रेंटिस नहीं है। अप्रेंटिस होता है ट्रेनी, ट्रेनी यानी वो पर्सन जो एक कंपनी में काम को सीख रहा है, राइट, वो इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप कर रहा है, राइट, वो पर्सन एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता। एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी और वेज नॉट एक्सीडिंग ₹10,000 पर मंथ, वो पर्सन जो एक कंपनी में काम करता है जिसकी आय 10,000 से कम है, टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क, तो ये सारे काम वो कर रहा है फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बीइंग एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो ऐसे एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ द वेजेस जो 10,000 से कम है और उनको ये वेजेस मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस्ड है, यानी इन रिटर्न उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय कोई भी इनपुट देगा फर्म को तो इन रिटर्न उसको वेजेस मिलेंगी, या इम्प्लाइड फॉर्म में यानी बाय द जेस्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियर है कि उनको वेजेस दी जाएगी। तो ऐसे लोग जो कंपनी में किसी भी आय के इन रिटर्न में काम करते हैं और वो आय जो 10,000 से कम है, तो ऐसे लोग हमारे एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। और एम्प्लॉय वो कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, राइट, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनपुट देने चाहिए फर्म में। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डिफाइन द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to mean in relation to an establishment in respect of which the appropriate government under the Industrial Dispute Act 1947 is the central government। बेसिकली वो गवर्नमेंट जो नियुक्त है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच द अदर एस्टेब्लिशमेंट इज सिचुएट। अदर एस्टेब्लिशमेंट जो सिचुएट करती है लाइक गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट में, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये अप्लाई होता है। तो हमारी दो सरकार है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाती है, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानी जाती है, और सेकेंडली हमारी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हो गई, राइट। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एलिजिबल फॉर बोनस एंड व्हेन इज एन एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। यानी कि बोनस के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, यानी किस किस को बोनस मिलेगा और किस किस को बोनस नहीं मिलेगा। सो एलिजिबिलिटी, एवरी एम्प्लॉय ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एंटाइटल्ड टू बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर in an accounting year provided he has worked in that establishment for not less than 30 working days in the year
ऑन अ सैलरी लेस देन ₹10,000 पर मंथ। बेसिकली वो सारे के सारे एम्प्लॉयज जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंडर आते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सारे एम्प्लॉय 1 महीने से ज़्यादा काम करते हुए होने चाहिए इन द फर्म, और उनकी जो तनख्वाह है, जो आय है, वो 10,000 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे सारे एम्प्लॉय एलिजिबल हैं बोनस लेने के लिए, राइट। एन एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग केसेस इज एंटाइटल्ड टू बोनस: अ टेम्परेरी वर्कमैन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क बाय हिम। कोई भी टेम्परेरी वर्कमैन, कंडीशन यही है कि उसको जो बोनस मिलेगा वो तब मिलेगा उसके नंबर ऑफ डेज देख के कि भाई उसने 30 दिन से ज़्यादा काम किया है या नहीं किया, राइट। एन एम्प्लॉय ऑफ अ सीजनल फैक्ट्री इज एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट बोनस एंड नॉट अ मिनिमम बोनस। देखिए, वो एम्प्लॉय जो किसी भी सीजनल फैक्ट्री में काम करते हैं, सीजनल फैक्ट्री इन द सेंस वो फैक्ट्री जो अकॉर्डिंग टू द सीजन चलती है, जैसे वूलन क्लॉथ, आइसक्रीम फैक्ट्रीज, राइट। तो ऐसी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी एक प्रोपोर्शनेट बोनस दिया जाएगा, मिनिमम बोनस नहीं। देखिए, मिनिमम बोनस हमारा होता है 8.33% ऑफ द वेजेस, जिसके बारे में हम अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो वो मिनिमम वेजेस नहीं, बल्कि जो मैक्सिमम बोनस होता है यानी 20%, वो दिया जाएगा। तो कोई कटौती नहीं की जाएगी। एम्प्लॉय वर्किंग ऑन पार्ट टाइम बेसिस आर एलिजिबल फॉर बोनस। वो एम्प्लॉय जो पार्ट टाइम काम करते हैं उनको भी बोनस दिया जाएगा। और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय यानी वो एम्प्लॉय जो जा रहा है छोड़कर कंपनी को, प्रोवाइडेड ही हैज़ वर्क फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड, तो उस पीरियड का भी, जिस समय वो जा रहा है उस पीरियड का भी उसको बोनस दिया जाएगा, राइट। A probationer is an employee and as such is entitled to bonus. Probationer बेसिकली होता है बिगनर, जिसने अभी काम करना शुरू किया है, इन द कंडीशन कि उसको 1 महीना हो गया है काम करते हुए, बट स्टिल ही इज अ प्रोबेशनर, ही इज अ बिगनर, तो उसको भी बोनस दिया जाएगा, राइट। अ डिसमिस्ड एम्प्लॉय री-इंस्टेंटेड विद बैक वेजेस इज एंटाइटल्ड टू बोनस। यानी वो एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एम्प्लॉय को भी अगर वो दोबारा उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर आ गया है उसी सेम वेजेस के साथ, तो उसको भी जो है बोनस दिया जाएगा, राइट। अ पीस रेट वर्कर इज एंटाइटल्ड टू बोनस। यानी वो वर्कर जिसको आय मिलती है उसकी प्रोडक्टिविटी के अनुसार, यानी वो जितना माल बनाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस दिया जाएगा, उसको वेजेस दी जाएगी, राइट। तो वो भी एलिजिबल है फॉर द बोनस। The payment of bonus act does not make any distinction as to whether an employee is a daily wager, temporary, permanent, weekly paid, monthly paid, etc. The only precondition, he should have worked in the establishment for not less than 30 working days in an accounting year. देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एम्प्लॉयर है वो जो अपनी तनख्वाह लेता है वो डेली वेजेस पे लेता है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, वीकली बेसिस पे लेता है, मंथली बेसिस पे। कंडीशन ये है कि वो जो वर्कर है वो 30 दिन से ज़्यादा काम करता हुआ होना चाहिए फर्म के अंदर, राइट। तो ये कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एलिजिबल बनना है फॉर द बोनस। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन, ऐसे लोग जिनको बोनस मिल सकता है, राइट। डिसक्वालिफिकेशन इन द सेंस कि जिनको बोनस मिल सकता है लेकिन मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ देयर एक्शन, उनके एक्शंस की वजह से नहीं मिल पाता। अब वो एक्शन है एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर फ्रॉड और राइट और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। यानी वो लोग जिनको कंपनी ने निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने कोई फ्रॉड किया था कंपनी में, कोई वायलेंट बिहेवियर किया था, और थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और सेबोटेज इन द सेंस कोई डिस्ट्रक्शन कर दी है प्रॉपर्टी के ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे लोग जिन्होंने फ्रॉड किया है, थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, कुछ डिस्ट्रक्शन कर दी है प्रॉपर्टी के एस्टेब्लिशमेंट की, तो ऐसे लोग डिस्क्वालीफाइड हैं, इन लोगों को बोनस नहीं दिया जाएगा, राइट। Further, an employee in the following cases is not entitled to bonus. An apprentice is not entitled to bonus. Apprentice जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनी जो बेसिकली एज ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग के लिए काम कर रहा है फॉर एज एन इंटर्न और एज एन आर्टिकल, राइट। तो ऐसे जो हमारा एम्प्लॉय होते हैं उनको एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, इनको एज अ ट्रेनी जो होते हैं उनको बोनस नहीं मिलता, ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग ऑपरेशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू बोनस। ऐसे एम्प्लॉय जो सिर्फ एज फॉर बिजनेस ऑपरेशन के लिए कंपनी में भर्ती किए गए हैं और वो भी थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, तो ऐसे लोगों को जो है बोनस नहीं दिया जाता। एन एम्प्लॉय हु इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई फ्रॉड किया है कंपनी के अंदर, तो ऐसे लोग भी डिस्क्वालीफाइड हैं और उनको भी बोनस नहीं दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय टू विच द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डज नॉट अप्लाई।
इन द सेंस कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ये थी कि वो एम्प्लॉय जिनको बोनस मिल सकता है लेकिन मिला नहीं क्योंकि उनके एक्शंस जो थे वो रॉन्ग थे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछ रहा है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग कि जिसको मिल ही नहीं सकता, राइट, कि इवन तो अगर वो उन्होंने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट भी नहीं किया लेकिन फिर भी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि कौन सी क्लासेस हैं एम्प्लॉय की जिनको बोनस मिल ही नहीं सकता in any condition. So as per section 32 of Payment of Bonus Act 1965, the act is not applicable to the following cases of employee. A. Employees employed by any insurer carrying on general insurance business and the employee employed by the Life Insurance Corporation of India. वो कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में काम करता है या वो एम्प्लॉय जो किसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिलता, राइट। उसके बाद है सीमैन एज डिफाइंड इन सेक्शन 342 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मतलब वो एम्प्लॉय जो बेसिकली मर्चेंट शिपिंग एक्ट के प्रोविजन के अंडर आते हैं उनको भी जो है बोनस नहीं मिलता, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो एम्प्लॉय जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जो सीजी और एसजी के तहत आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो ऐसे जो इंडस्ट्री होती है, ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं वो बोनस एक्ट के अंडर इंक्लूड नहीं होते, राइट। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर, राइट। तो अगर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर इंक्लूड नहीं किए जाते। यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अगर उनमें अगर कोई एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी इसके एक्ट के अंडर नहीं आते। इंस्टीट्यूशन इंक्लूड हॉस्पिटल्स हो गया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सोशल वेलफेयर एस्टेब्लिश नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि वेलफेयर है। तो ऐसे जो भी एम्प्लॉय अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो भी इस एक्ट के अंदर कवर नहीं किए जाते। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग ऑपरेशन, ऐसे एम्प्लॉय जिनको कंपनी के अंदर भर्ती किया गया है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर और वो भी सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए, तो ऐसे एम्प्लॉय भी हमारे एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे एम्प्लॉय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसे जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं और वो इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होते, राइट, ये डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन अ बैंकिंग कंपनी बीइंग एन एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई हैविंग रिगार्ड टू, अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन पास किया है कि वो डिस्क्वालीफाइड है फॉर दिस बोनस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस और रेलिवेंट फैक्टर, एंड एम्प्लॉयड बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसा हमने देखा कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंडर भी ऐसे एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, राइट। तो अगर सीजी ने प्रोविजन दे दिया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड नहीं होगी तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होती, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 रिगार्डिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। देखिए मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस, देखिए मिनिमम बोनस बेसिकली हमारी एक ऐसी परसेंटेज होती है जिसके नीचे हम बोनस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और मैक्सिमम बोनस यानी वो एक ऐसी परसेंटेज जिससे ज़्यादा हम बोनस प्रोवाइड नहीं कर सकते। So the minimum bonus which an employer is required to pay even if he suffered losses during the accounting year or there is no allocable surplus is 8.33% of the salary of wages during the accounting year, यानी in the sense एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो भी आपको ग्रोस प्रॉफिट हुआ है उस ग्रोस प्रॉफिट में से आपको कुछ खर्चे माइनस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, राइट, और उन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को माइनस करके आपके पास अवेलेबल सरप्लस आता है। अवेलेबल सरप्लस वो सरप्लस जो आपकी प्रॉफिट की एक परसेंटेज है और उस अवेलेबल सरप्लस का कुछ परसेंट आप निकालते हो एलोकेट करने के लिए, जिसको आप एलोकेबल सरप्लस बोलते हो। एलोकेबल सरप्लस मतलब आप एम्प्लॉय को दोगे इन द फॉर्म ऑफ बोनस, राइट। तो वो जो सरप्लस होता है उसकी 8.33% ऑफ सैलरी और वेजेस, राइट, सैलरी और वेजेस का 8.33% आपका मिनिमम बोनस कहलाएगा।
अगर आपको एलोकेबल सरप्लस नहीं हुआ किसी साल तो आप सैलरी और वेजेस का 8.33% दोगे इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम बोनस टू द एम्प्लॉय। तो यही बोल रहा है इस पॉइंट में कि द मिनिमम बोनस विच एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे इवन इफ ही सफर लॉसेस, उसको लॉसेस हुए हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और देयर इज नो एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस यानी वो प्रॉफिट का पार्ट जो बांटना था, अब लॉसेस हो गए हैं तो बांटने के लिए कोई सरप्लस है ही नहीं, तो इस केस में भी आप बोनस प्रोवाइड करोगे और वो मिनिमम बोनस की परसेंटेज है 8.33% ऑफ द सैलरी एंड वेजेस, राइट। ₹100 इन केस ऑफ एम्प्लॉय अबव 15 ईयर, ₹100 है अगर कोई भी मेजर है अबव 15 ईयर है, और ₹60 है इन द केस ऑफ एम्प्लॉय बिलो 15 ईयर, अगर कोई माइनर है और वो 15 साल से कम है तो इन केस वो ₹60 होगा एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच एवर हायर। जो भी अगर 8.33% ज्यादा है या फिर ये अमाउंट ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा, जो भी हायर होगा वही इन द फॉर्म ऑफ बोनस, मिनिमम बोनस प्रोवाइड किया जाएगा टू द एम्प्लॉय। उसके बाद आता है मैक्सिमम बोनस। इफ इन एन अकाउंटिंग ईयर, अगर अकाउंटिंग ईयर में द एलोकेबल सरप्लस calculated after taking into account the amount set on or the amount set off exceed the minimum bonus, the employer should pay bonus in proportion to the salary or wages earned by the employee in that accounting year, subject to a maximum of 20% of such salary or wages। अगर in the condition आपके पास allocable surplus है, यानी आपके पास वो profit के percentage है जो आप allocate कर सकते हो in the form of bonus to the employee, तो इस केस में आपको 20% मैक्सिमम जो आपकी परसेंटेज है वो है 20% ऑफ सैलरी एंड वेजेस आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे आफ्टर डिडक्टिंग और आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ। सेट ऑन एंड सेट ऑफ हम अभी आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अवेलेबल सरप्लस एंड एलोकेबल सरप्लस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। देखिए अवेलेबल सरप्लस इज द ग्रोस प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ प्रियोर चार्जेस मेंशन्ड इन सेक्शन 6। जैसा मैंने आपको बताया अवेलेबल सरप्लस बेसिकली वो अमाउंट होता है जो आपका ग्रोस प्रॉफिट में से बचता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्टेन चार्जेस जो आपके सेक्शन 6 में मेंशन है, राइट, एंड बाय एडिशन ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सर्टेन आइटम मेंशन इन सेक्शन 7, और उन पर्टिकुलर अमाउंट को ऐड करके जो आपके सेक्शन 7 में लिखे हुए हैं। अब हम नीचे पढ़ेंगे द फॉलोइंग सम्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस प्रॉफिट एज प्रियोर चार्जेस। तो जो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा ग्रोस प्रॉफिट में से अवेलेबल सरप्लस को निकालने के लिए, राइट। So, any amount by way of depreciation admissible in accordance with the provision of Section 32 of Income Tax Act and or in the accordance with the provision of Agriculture Income Tax Law, as the case may be। यानी depreciation का amount जो basically according to Section 32 बताया गया है इनकम टैक्स के तहत या फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के तहत, तो वो जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो आपका ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा। Secondly, however, where an employer has been paying bonus to his employee under a settlement or any award or agreement made before 29th May 1965 and subsisting on that day after deducting from the gross profit notional normal depreciation, then the amount of depreciation to be deducted shall, at the option of such employer, continue to be such notional normal depreciation। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को बोनस प्रोवाइड कराती है ऑन द एग्रीमेंट जो उन्होंने 29 में 1965 से पहले कोई भी एग्रीमेंट किया था, राइट, तो उसके तहत अगर वो बोनस प्रोवाइड कराती है टू देयर प्रेजेंट एम्प्लॉय और उनको अवेलेबल सरप्लस मिल रहा है, राइट, इन द सेंस उनको अवेलेबल सरप्लस मिल रहा है, उनको बेनिफिट हो रहे हैं, तो दे कैन कंटिन्यू विद दैट, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो एनी अमाउंट बाय वे ऑफ डेवलपमेंट रिबेट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डेवलपमेंट अलाउंस विच द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट फ्रॉम हिज इनकम। आपका डेवलपमेंट रिबेट हो गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या डेवलपमेंट अलाउंस, तो ये जो सारे अमाउंट है ये आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे इनकम में से, इनकम इन द सेंस आपके ग्रोस प्रॉफिट में से, क्योंकि तभी अवेलेबल सरप्लस निकल पाएगा। Subject to the provision of Section 7, any direct tax which the employer is liable to pay for the accounting year in respect of his income, profit and gain। तो Section 7 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर डायरेक्ट टैक्स है तो वो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा, और ग्रोस प्रॉफिट में से आपका डेप्रिसिएशन, आपके जितने भी अलाउंसेस हैं, आपके जितने भी डायरेक्ट टैक्स है, वो सारे माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद आपका फाइनली जो है अवेलेबल सरप्लस निकल आएगा, राइट। उसके बाद आता है एलोकेबल सरप्लस। देखिए सेक्शन 2 क्लोज 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डिफाइन द टर्म एलोकेबल सरप्लस टू मीन इन केस वेयर कंपनी इज एम्प्लॉयर
जहाँ पे कंपनी एज एन एम्प्लॉयर की भूमिका निभा रही है, सो वेयर द कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी विच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स 1961 for the declaration and payment within India of the dividend payable out of its profit in accordance with the provision of section 194 of the act, their 67% of the available surplus in an accounting year is the allocable surplus. In the condition, अगर कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया कि उनको अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 इस एक्ट के तहत 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, जो भी हमारा अवेलेबल सरप्लस निकला है ग्रोस प्रॉफिट में से सारे के सारा अमाउंट डिडक्ट करने के बाद, तो उस अवेलेबल सरप्लस का 67% आपका एलोकेबल सरप्लस बन जाएगा, राइट। इन द केस अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको कितना डिविडेंड पे करना है टू द शेयर होल्डर, राइट। और इन एनी अदर केस ऑफ एम्प्लॉयर द एलोकेबल सरप्लस मीन 60% ऑफ सच अवेलेबल सरप्लस। और अगर कोई अदर केस आता है तो उसके अंदर आपका 60% बन जाएगा ऑफ द अवेलेबल सरप्लस। तो ये कहानी ऐसे है कि सबसे पहले आप ग्रोस प्रॉफिट निकालो एक अकाउंटिंग ईयर का, उस ग्रोस प्रॉफिट में से डिडक्शन करो जो भी आपके सेक्शन 6 में है, जैसे डेप्रिसिएशन है, डायरेक्ट टैक्स है, कोई भी अलाउंसेस है। उसके बाद आपका निकल कर आएगा अवेलेबल सरप्लस, और उस अवेलेबल सरप्लस में इन द केस अगर आपने डिविडेंड डिसाइड नहीं किया है तो आप 67% प्रोवाइड करो, और अगर दूसरा केस है तो उसके अंदर आप 60% प्रोवाइड करो, 60% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस जो आपका एलोकेबल सरप्लस बन जाएगा, और फिर उस एलोकेबल सरप्लस में से आपको बोनस दिया जाएगा। ओके